नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा दोपहर। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर से। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आपको दे दें। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है यूपी सरकार को, और ये राहत इस तरह की है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तरमाला विवाद केस में याचिका खारिज हुई है। डबल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है। दरअसल हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने सरकार द्वारा 8 मई 2020 को घोषित परीक्षा परिणाम पर सवालिया निशान लगाते हुए कुछ प्रश्नों और उत्तर कुंजी पर भ्रम की स्थिति पाते हुए पूरी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए प्रश्न पत्र को जांचने के लिए यूजीसी पैनल को भेजने के लिए कहा था, जिसको लेकर इस फैसले को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रोक दिया था। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा अपडेट्स देंगे। अविनाश, बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो याचिका है, याचिका दाखिल की गई थी, किसने याचिका दाखिल की गई थी, क्या इसमें मांग की गई थी और कैसे ये सरकार के लिए राहत भरा कदम है, बताएं। देखिए राजू, इस याचिका को एक परीक्षार्थी ने दाखिल किया था जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षार्थी था। उसने इस याचिका दायर की थी कि जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया था, जो सिंगल बेंच का निर्णय था, उसने निर्णय दिया था कि जो ये प्रश्न पत्र हैं और जो उत्तर कुंजी थी, उन दोनों का मिलान ठीक नहीं हो रहा था। इसलिए लिहाजा प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी को आगे के लिए जाँच के लिए यूजीसी के पैनल को भेजा जाए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इसी फैसले के खिलाफ इस याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि जो प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी है उसे जांच के लिए यूजीसी के पैनल को भेजा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह परीक्षा विवाद जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच ने अपना निर्णय दिया है, उनके निर्णय पे हम कुछ नहीं कहेंगे और आपकी याचिका खारिज की जाती है। अगर आप उनकी याचिका से संतुष्ट नहीं है, जो डबल बेंच का फैसला है, तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनः अपील करें, जिससे कि आपकी याचिका को सुनवाई हो सके। जाहिर तौर से बात है कि यूपी सरकार के लिए इसलिए बड़ी राहत की खबर है क्योंकि जिस प्रकार से लगातार ये परीक्षा विवादों में है, कहीं ना कहीं उसका ये जो एक एंगल था कि प्रश्न पत्र और उसके जो उत्तर कुंजी है उनका सही मिलान नहीं हो रहा, दोनों के बीच में गड़बड़ी है। और इसको अगर यूजीसी पैनल को भेजा जाता, सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय इसमें कुछ आ जाता, तो जाहिर तौर से बात है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया फिर से संदेह के घेरे में आ जाती और पूरी परीक्षा प्रक्रिया पे अब पूरी जो रिजल्ट आया है उस पर रोक लग जाती। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर कोई निर्णय नहीं दिया, इस याचिका को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता को कहा है कि अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो आप फिर से एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही जाके अपना अपील करिए। जी अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो यूजीसी पैनल में भेजने की मांग की गई थी याचिकाकर्ता की तरफ से, पहले हाई कोर्ट में की गई, वहां से ये खारिज हुई तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज करते हुए ये कहा कि आप हाई कोर्ट में जाएं। आगे बढ़ रहे हैं एक्शन मोड में। सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से, ये आपको बताएंगे। लखनऊ पुलिस लाइन में औचक निरीक्षण की खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी बीच में एक और जानकारी मिल रही है। लखनऊ पुलिस लाइन में औचक निरीक्षण की खबर इस वक्त मिल रही है और कैसरबाग थाने का दौरा कर सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। अचानक निरीक्षण से लखनऊ पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। सीएम के दौरे को लेकर अधिकारी और थानेदार अलर्ट हो गए हैं। तो सूचना मिल रही है कि औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो औचक निरीक्षण में जो कमियां मिलती हैं वो अधिकारी जब दौरे करते हैं और निरीक्षण करने जाते हैं और अधिकारियों को जानकारी होती है तो कई चीज़ें फिर छुप जाती हैं, ये पता नहीं चल पाती। लेकिन औचक निरीक्षण में चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन अब सूचना मिल रही है कि औचक निरीक्षण, हालांकि अधिकारियों को सूचना अब तो मिल ही गई है, ऐसा जानकारियाँ मिल रही हैं और वो अब अलर्ट भी हो गए हैं। कैसरबाग थाने का दौरा कर सकते हैं सीएम योगी। तमाम इंतजामों को, व्यवस्थाओं को वहां पर देख सकते हैं। चीन के उकसावे में आकर नेपाल अब भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा है। अब भारत की नई चाल है उसका नागरिकता संशोधन विधेयक, जिसको लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं और प्रदर्शन भी हो रहे हैं। नेपाल के इस बिल का विरोध वहां के भैरवा समेत कई जिलों में हुआ है। भारतीय मूल के लोगों ने नेपाल सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और विरोध सभा निकाली। भैरवा में सड़क पर विरोध जुलूस निकाला गया और इस प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने की मांग की गई है। प्रस्तावित संशोधन के बाद
नेपाल में शादी करने वाली किसी भी विदेशी महिला को नागरिकता के लिए 7 साल का इंतजार करना होगा। हालांकि ये नया नियम सिर्फ सभी देशों की महिलाओं पर लागू होता, लेकिन हाल में बिगड़े रिश्तों के मद्देनजर बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये भारत को निशाना बनाने के लिए किया गया है। इस कानून के बाद नेपाल में भारतीय लड़की जो शादी करती हैं उसको 7 साल के बाद, वहां पर रहने के 7 साल के बाद नागरिकता मिलेगी और तब तक सरकारी नौकरी की उम्र करीब करीब खत्म हो जाएगी। तो भारत से शादी करके जो बहुएं आती थी यहाँ पर, उनको आने के साथ नागरिकता देने का जो काम चल रहा है और जो हो रहा है, यही हो हमारा तर्क है। लेकिन वो जो सत्ता पक्ष ने जो बात कहा है कि आने के 7 वर्ष बाद नागरिकता देना चाहिए, उस चीज़ को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक ये आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, नेपाल और भारत के बीच सदियों का रोटी बेटी का संबंध है और जो कि नई सरकार आने की वजह से नेपाल में कहा जा रहा है कि जो भारतीय लड़कियों की शादी नेपाल में होगी उसमें 7 साल बाद उन्हें नागरिकता दिया जाएगा, और जो कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। अगर भारत लड़कियों की शादी नेपाल में होती थी तो तुरंत नागरिकता दिया जाता था, और इंडिया की लड़कियों की और नेपाल की लड़कियों की शादी अगर इंडिया में होती थी तो तुरंत उन्हें इंडिया का नागरिकता दिया जाता था। और ये देसी भाई लोग इसकी विरोध भी कर रहे हैं, और हम ये सरकार से अपील करते हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और शैलेश अरोड़ा इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेश, अगर आप इस खबर को विस्तार से समझेंगे तो इससे तो ऐसा लगता है कि वो अपने ही नेपाल यानी कि अपने ही देश के लोगों के साथ छलावा कर रहा है, क्योंकि शादी करने के बाद शादी किससे करें? नेपाल के नागरिक के साथ कर रहे हैं, और नेपाल के नागरिक की बहू अगर कोई महिला हो जाती है तो सभी संसाधनों पर उसका हक होना चाहिए, और ये होता भी है, लेकिन उनके हकों को एक तरीके से नेपाली सरकार छीनने की कोशिश कर रही है इस बिल के जरिए। बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, ये ऐसे मौके पर हो रहा है जब पहले से ही भारत नेपाल के रिश्तों में तल्खी आने की शुरुआत हो चुकी है चाइना की वजह से। चाइना जो है कहीं ना कहीं नेपाल जो है वो चाइना की शय पर इस तरह के कदम उठा रहा है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि जनता क्या चाहती है। कई बार हम लोगों ने अपने इसी चैनल के माध्यम से नेपाल की जो जनता है उसकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया, वहां की सरकार तक पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन वहां की सरकार जो है वो लगता है कि अपने ही देश के नागरिकों की आवाज़ नहीं सुनना चाहती है। और इसी का नतीजा है कि अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि एक बिल इस तरह का लाया जाएगा कि अगर कोई भारत से महिला शादी करके नेपाल जाती, यानी नेपाल के किसी नागरिक से उसकी शादी होती है, तो उसे नागरिकता के लिए 7 साल का इंतजार करना होगा। हालांकि ये देखिए, इस बात से समझ सकते हैं कि जनता क्या चाहती है, वहां के लोग क्या चाहते हैं, कि खुद वहीं के उन्हीं की सांसद के लोग इसके विरोध में आज खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम सड़क से लेकर सदन तक इसको लेकर संघर्ष करेंगे, विरोध करेंगे। तो सबसे पहले सरकार को जनता की बात सुननी होगी। अगर वो सिर्फ चीन के बहकावे में रहता है तो ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि नेपाल और भारत के रिश्ते किस हद तक आगे बिगड़ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम बात करें नेपाल और भारत के रिश्तों की, तो जो बात कही जाती है रोटी बेटी का रिश्ता, वो किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो नेपाल के बॉर्डर के जिले हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में नेपाल से जो छात्र छात्राएं, जो युवा यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, एक बड़ी संख्या है, और यहाँ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। और कोई लोगों को आप सोचिए कि ये पता तक नहीं चलता कि वो नेपाली है, भारतीय, इतने प्रेम से यहाँ पर वो रहते हैं, बाकी लोग भी इतना स्वागत करते हैं। दूसरी चीज, अगर हम बात करें तो गोरखपुर का जो क्षेत्र है या जो नेपाल के और बॉर्डर है, वहां से बड़ा कारोबार के लिए जो वहां के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो या बाकी, वो लोग बाकायदा जिस तरह से अगर हम उदाहरण लें, क्योंकि हमारी कुछ लोगों से ऐसे बात हुई जो गोरखपुर से जुड़े हैं, गोरखपुर में वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से अगर वो जुड़े हुए हैं, तो जिस तरह वो भारत के अलग अलग जगह पर जाकर अपने काम को करते हैं, उसी तरह वो नेपाल में किया करते थे। लेकिन अब जिस तरह से लगातार एक के बाद एक चीन के शय पर नेपाल नए नए फैसले ले रहा है, वो निश्चित रूप से इस एक सवाल ये है कि इस बिल से नेपाल को क्या फायदा हो रहा है? उनका सवाल शैलेश, इससे वहां की सरकार को क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि नेपाल इस बात को जानता है कि भारत में उसके देश के बड़ी संख्या में लोग, लाखों करोड़ों लोगों को भारत में नौकरियां मिलती हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं, बड़े प्रेम से रहते हैं। उसके बाद भी इस तरह का ज़ाहिर भी भारत के लिए क्या फायदा इससे नेपाल को हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से अगर बात करें, नेपाल की सरकार जो है उसको किसी ना किसी तरह के जो प्रलोभन है वो चीन की तरफ से है, चाहे वो आर्थिक रूप से मजबूती को लेकर हो, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो। लेकिन ये नेपाल को समझना होगा कि ये ड्रैगन है जिसकी बात पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन कहा जा सकता है। कि ताज़ा उदाहरण कई लोगों ने देखे भी हैं इस बारे में।
और वो भी इन हालात में नेपाल चीन का साथ दे रहा है, जबकि आज चीन को लेकर पूरे विश्व के सभी देशों में नाराजगी। अगर आप देखिए तो जिस तरह से जब कोरोना वायरस फैला और उसके बाद जो चीन की भूमिका रही, तो लगभग जितने भी देश हैं विश्व के, उनमें एक बड़ी संख्या है जो आज चीन के खिलाफ खड़ी है। और ऐसे में नेपाल का चीन का साथ देना, ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं नेपाल के लिए एक अच्छा फैसला या कदम नहीं कहा जा सकता है। और ऐसा लगता है कि अब अगर चीन नेपाल जो है, माफ कीजिएगा, नेपाल अगर इस तरह से चीन की बात पर आगे कोई कदम उठाता है तो जाहिर है कि वो सिर्फ चीन का साथ नहीं दे रहा है, वो एक तरह से पाकिस्तान की विषय पर उनका भी एक तरह साथ दे रहा है। बिल्कुल, बिना सर पैर का ये बिल बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है और मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो नेपाल को ये बात समझनी होगी कि वो दिन दूर नहीं कि भारत और नेपाल की सीमाएं खत्म हो जाए और भारत और चीन की सीमाएं बन सकती हैं, वही जो नेपाल, क्योंकि ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि नेपाल के कुछ हिस्सों में अपने अस्थायी कुछ शेल्टर्स और इस तरह की जो है गतिविधियां देखने को मिली हैं चीन की। तो चीन को समझना चाहिए कि तिब्बत के साथ क्या हुआ था वो नेपाल के साथ भी हो सकता है और नेपाल के पास उतनी शक्ति नहीं है कि वो चीन से फिर मुकाबला कर सके। आगे बढ़ रहे हैं, रामपुर का रुख कर रहे हैं। आजम खान का मीडिया प्रभारी गिरफ्तार किया गया। फसाहत खान और शानू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामपुर से ये खबर, आजम खान का मीडिया प्रभारी गिरफ्तार किया गया है। फसाहत खान और शानू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करीब 25 मुकदमों में फसाहत की पुलिस को तलाश थी और ये मीडिया प्रभारी है। आजम खान का जो खुद इस वक्त जेल में, आजम खान एंड फैमिली इस वक्त जेल में है और आजम खान पर तो कई मुकदमे, 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग मामलों में। भूमि माफिया से लेकर तरह तरह के केसेस दर्ज हैं। उनकी पत्नी पर भी, उनके बेटे पर फर्जी दस्तावेज बनाने का। उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर, आजम खान जेल के पीछे, अब उनके मीडिया प्रभारी की कारस्तानी आप बताइए कि कौन कौन से मामलों में वांछित चल रहे थे, क्योंकि करीब 25 मुकदमों में बताया जा रहा है कि उनकी तलाश की जा रही थी। ये किस तरह के मुकदमे? देखिए, हम आपको बता दें, फसाहत खान और शानू जो हैं ये आजम खान के सबसे करीबी लोगों में से गिने जाते हैं। मीडिया प्रभारी काफी लंबे सालों से हैं। कई सालों से आजम खान के तमाम राजनीतिक और जो घरेलू मामले हैं उन सब में फसाहत खान और शानू जो है वो शामिल रहे हैं। तो यही वजह है कि जितने भी मुकदमे हैं जिनमें आजम खान आरोपी हैं उनमें अधिकतर मुकदमों में फसाहत खान और शानू भी जो है वो आरोपी हैं और ये पिछले लगभग 1.5-2 साल से पुलिस की नज़र से बचे हुए थे, फरार थे। अब जो है रामपुर पुलिस जो है फसाहत खान और शानू को गिरफ्तार कर चुकी है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद शानू से क्या क्लू मिलते हैं रामपुर पुलिस को और किन किन लोगों की और तलाश है रामपुर पुलिस को, अभी थोड़ी देर में एसपी रामपुर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताने वाले हैं कि शानू से क्या चीजें बरामद हुई हैं, पूछताछ में क्या निकल के आया है और किन किन मामलों में उसकी गिरफ्तारी। ठीक है उबैदुर रहमान, आप हमारे साथ बने रहें। अगली एक और बड़ी खबर पर है, उस पर हम आपका रुख करेंगे। तो फसाहत खान और शानू गिरफ्तार हो गया। अब इन तमाम मामलों में जो के ऊपर दर्ज थे, मुकदमे जो दर्ज थे, उससे संबंधित पूछताछ की जाएगी। मुरादाबाद से बड़ी जानकारी, अस्थायी जेल से कैदी फरार हो गया। मुरादाबाद रेलवे नियमों के उल्लंघन का आरोपी है ये फरार कैदी। निजी स्कूल में बनी अस्थायी जेल में ये बंद था और वहां से भाग निकला है। मामले की जांच में पुलिस अधिकारी जुटे हुए हैं। उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उबैदुर, किन परिस्थितियों में अस्थायी जेल से भागा, क्योंकि वहां पर सुरक्षा के इंतजाम तो होते हैं, फिर ये कैसे भाग गया और इसके बारे में बताइए आप। देखिए, हम आपको बता दें ये जो फरार हुआ है कैदी, इसको 2 दिन पहले ही आरपीएफ ने गिरफ्तार किया था और इसका नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र सन ऑफ सर्वेश, कटघर थाना इलाके का, मुरादाबाद का ही रहने वाला है। इसको आरपीएफ ने गिरफ्तार किया था मुरादाबाद में, क्योंकि जो मुख्य जेल है, जिला जेल है, वहां पर एक तो कैदियों की तादाद काफी है और उसके अलावा जो कोरोना संक्रमण चल रहा है इसके मध्य एक अस्थायी जेल बनाई गई है मॉडर्न पब्लिक स्कूल में दिल्ली रोड पर। उस जेल में सुरक्षा व्यवस्थाओं में चूक के चलते ये जो आरोपी है ये फरार हो गया। कैदी भागने में फरार रहा। कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही है। मुरादाबाद पुलिस और जो जेल प्रशासन है उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको धता करते हुए ये कैदी जो है वो फरार हो गया। तो पुलिस की अस्थायी जेल जो है उससे फरार होना एक बड़ी बात है। लापरवाही है जेल प्रशासन की और पुलिस की कि इस तरह से 2 दिन पहले जो
गिरफ्तार किया गया था कैदी, उसको जेल में रखा गया था, स्थायी जेल में, और ये फरार हो गया। अब पुलिस जो है उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो एक बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था पर कि इस तरह से अस्थायी जेल से कैदी जो है फरार हो जा रहे हैं, और मुरादाबाद पुलिस जो है उसमें कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जी, उबैदुर रहमान, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब खबर मौसम से जुड़ी हुई है। मौसम विभाग ने जैसे आशंका जताई थी ठीक वैसा हुआ भी। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह जोरदार बारिश शुरू हो गई है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन परेशानियां भी बढ़ गई हैं। और आपको ये देखिए, सुहावने मौसम की 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर की तस्वीरें हैं। कुल मिलाकर मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन दस्तक के साथ, मानसून की दस्तक के साथ परेशानियां भी अब बढ़ने वाली है। गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं, और बारिश हो रही है। सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, जल जमाव की है, जो अलग अलग जगहों पर होगी। दूसरा, नदियां अब वेग पर आएंगे, नदियों का जलस्तर बढ़ने लगेगा, बाढ़ का खतरा मंडराएगा। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, और वो गड्ढे खतरनाक साबित होने लगेंगे। अब ये आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, सहारनपुर, जो कंजस्टेड जगह हैं, उन जगहों पर पानी भरने से गलियों में चलना तक मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले नोएडा में बारिश की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी की ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है कहें तो। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जोरदार बारिश हो रही है। मैं इस वक्त अगर बात करूँ तो नोएडा में मौजूद हूँ, और आप देखिए कितनी जोरदार बारिश हो रही है। काफ़ी दिनों से लोगों को गर्मी से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। लगातार ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई थी, और तापमान भी लगातार 45 डिग्री के आसपास रह रहा था। तो जाहिर तौर से बात है कि जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, ऐसे में लोग अंदेशा जता रहे थे कि जल्द से जल्द बारिश हो, और लोगों को उम्मीद थी कि जल्द से जल्द बारिश हो, जिससे कि उनको गर्मी से निजात मिले। कहीं ना कहीं लोगों की आज भगवान ने सुनी, और नोएडा और इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कि लोगों को गर्मी से निजात मिल रही है। अगर बात करें तो लगातार जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से तापमान बढ़ रहा था, उसके बाद आज मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि आज दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी, जिसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, जहां पे लोगों को अब गर्मी से काफ़ी हद तक निजात मिल रही है। कैमरामैन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और गाजियाबाद में रुक रुक कर बारिश देखने को मिली। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अच्छी बारिश हुई, जिसकी वजह से कई सड़कें जलमग्न हो गई और यातायात भी बाधित हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है, और सुबह से ही बदली छाई थी और रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस वक्त हम मेरठ के कमिश्नरी चौक पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा मौसम साफ हुआ है। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद समेत कई ज़िलों में बारिश हुई है। लेकिन सबसे अच्छी जो बारिश देखने को मिली है वो सहारनपुर में हुई है, क्योंकि वहाँ पर बारिश इस कदर हुई कि कई सड़कें जलमग्न हो गई और यातायात तक बाधित हुआ है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी है, और उम्मीद है कि शाम तक और बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बारिश से जो आम जनता उमस और गर्मी से जूझ रही थी, उसे काफ़ी राहत मिली है। और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज मौसम ने दस्तक दी है, और उम्मीद की जा रही है कि ठीक ठाक बारिश होगी, जिससे जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आएगा। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। सहारनपुर में थोड़ी ही देर की बरसात में लिंक रोड पूरी तरह से जलमग्न हो गया। यहां पर कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं। हैरानी की बात तो यह है कि सांसद के आवास की ओर जाने वाली सड़क भी पानी से लबालब भरी नजर आई। आपने तस्वीरों को देखिए, नगर निगमों के दावों की पोल खोलती ये तस्वीर है। बच्चे तैर रहे हैं इस पानी में।
बाराबंकी जिले में पहली बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कहीं उनका सारा सामान बाढ़ की तबाही में ना गिर जाए। स्थानीय लोगों की माने तो अगर बाढ़ आती है तो मंजर भयानक होगा। कई जगह शिकायत करने के बाद भी किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तेजी से हो रही है, कोई ख्याल खबर ले नहीं रहा है। यहाँ पर जिसको जो कोई आता है उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से देखभाल के चले जाते हैं, वीडियो बना के, कुछ करते नहीं हैं। एक बार काम भी चला, 1500 बोरी डरवा के काम भी बंद करवा दिए। काम चलता हो तो गांव बच सकत रहा है, अब ये सब गांव कटा जा रहा, हम लोग का रहा जगह कहूँ नहीं, हम लोग कहाँ रही। देखिए, कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग बाढ़ नियंत्रण के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए गए हैं और हमारा ये पूरा एरिया बहुत डेंजर जोन में है। इसको बचाने के दृष्टि से विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और आप सब लोग देख रहे हैं कि 24 घंटे काम किया जा रहा है। किसी भी तरीके से हमको यहाँ की ज़मीन, जनहानि, धनहानि और किसी प्रकार की कोई भी हानि से बचाने के लिए हम लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और उसी का निरीक्षण करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। नोएडा के सेक्टर 74 में केपटाउन सोसाइटी में देर रात शराबियों ने उपद्रव किया। यहां पर गेट नंबर 1 पर किराएदारों ने हंगामा किया और तोड़फोड़ की, साथ ही गार्ड से भी मारपीट की गई। असल में गार्ड ने तेज रफ्तार से सोसाइटी में आ रही कारों को रोकने का इशारा किया था, जो कार सवार युवकों को नागवार गुजरा और युवकों ने मारपीट और तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अमरोहा में शादी समारोह में जा रहे युवक को बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण करके बंधक बना लिया और उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई। बाद में युवक के साथ मारपीट का वीडियो टिकटॉक पर भी वायरल कर दिया गया। अब पीड़ित ने थाने में बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी है। अमरोहा के थाना गजराला इलाके के फाजिलपुर का यह मामला है। अलीगढ़ में पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। यहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। देखिए, आप इन तस्वीरों को देखिए, मानवता आपको मरती हुई, दम घुटती हुई उसकी दिखाई देगी। एक पति अपनी पत्नी को मारा और बच्चा देखिए बिलख रहा है बगल पर, छोटा सा बच्चा। आप इन तस्वीरों को देखिए पीट रहा है और धमका रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसने गर्दन को चुन्नी से दबा रखा है। आप इन तस्वीरों को देखिए और उसके बाद देखिए थप्पड़ मार रहा है और सामने बिल्कुल बच्ची है और उसके बाद देखिए किस बेरहमी से मार रहा है। और आप अगर इस आरोपी को देखेंगे, ये उम्र दराज है और ऐसा माना जाता है कि उम्र आपकी जैसे बढ़ती है, अनुभव, एक्सपीरियंस, और आप उतना ही आपका चित्त शांत होता चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। मऊ के थाना सराय लखनसी में महाराबंधा गांव में रहने वाले सेना के जवान के घर में चोरों ने घुसकर लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब 10 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए, जिसकी जानकारी सुबह जब परिजनों को हुई तो हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। तो सराय लखनसी के मेहराबंधा गांव में चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। खबर अब ग्रेटर नोएडा से, जहां पर घर के सामने कूड़ा डालने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया और इसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मामला सूरजपुर के मुबारकपुर गांव का है। यहां पर विवाद इतना बढ़ा कि जमकर लाठी डंडे चले। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोरोना को लेकर लोग तनाव में हैं। श्रीनगर में ऐसा ही एक परेशान युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया और 3 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि ये युवक पिटकुल का एक कर्मचारी है जो कोरोना के चलते 3 महीने से घर नहीं जा पा रहा था, जो बार बार
छुट्टी की मांग भी कर रहा था, लेकिन छुट्टी नहीं मिली तो नाराज होकर हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। काफी समझाने के बाद युवक को नीचे उतारा गया। ये शख्स उत्तरकाशी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी। और एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड प्राइम मेरे सहयोगी कौशल सेठ के साथ।